छात्रों, आज ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत मैं धनंजय कुमार आज़ाद, सहायक प्राध्यापक नंदलाल सिंह कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर आज आप लोगों को भूगोल के प्रथम खंड के चौथे पेपर के बारे में हम बताएंगे, जिसमें मुख्यतः वायुमंडल और उसके संगठन के बारे में पढ़ना है, जिसमें सिलेबस के अनुसार उसमें जलवायु वर्गीकरण, वायु राशि एवं बताग्र, इसके अलावा एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसे टॉपिक के बारे में पढ़ना है। आज हम चर्चा करेंगे वायु राशि एवं उसके वर्गीकरण के बारे में। सबसे पहले जानना जरूरी है कि वायु राशि क्या होता है। वायु राशि वायुमंडल के उस विस्तृत तथा घने भाग को कहते हैं जिसमें विभिन्न ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से तापमान तथा आर्द्रता संबंधित समानताएं होती है। वायु राशियों का आविर्भाव उस समय होता है जब विस्तृत समतल भूतल पर वायुमंडल संबंधित दशाएं अपेक्षित समय तक स्थिर होती है, ताकि वायु में धरातल की आर्द्रता तथा तापमान संबंधित विशेषताएं समाहित हो सके। वायु राशियां एक बार उत्पन्न हो जाने के बाद स्थिर नहीं हो पाती है, वे आगे की ओर प्रवाहित होते रहती हैं तथा आगे बढ़ते हुए वायु राशियां संपर्क में आने वाले क्षेत्र को प्रभावित करती हैं एवं उसकी तापमान एवं आर्द्रता संबंधित दशाओं में परिवर्तन करती है। इस प्रक्रिया के दौरान इसमें भी परिवर्तन हो जाता है, परंतु अधिक विस्तृत आकार के कारण इनमें परिवर्तन मंद गति से संपादित होता है। यही कारण है कि इन वायु राशियों की भविष्यवाणी करना सरल होता है। अगर वायु राशियों के उत्पत्ति क्षेत्र के बारे में देखा जाए तो वायु राशियों की उत्पत्ति क्षेत्र को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है: प्राथमिक उत्पत्ति क्षेत्र एवं गौण उत्पत्ति क्षेत्र। जब वायु का विशाल पुंज किसी विस्तृत समागित तल, चाहे वह स्थल हो अथवा महासागर हो, पर लंबी अवधि तक स्थिर रहता है, तब उससे तापमान एवं आर्द्रता आदि में धरातल के साथ साथ संतुलन स्थापित हो जाता है। वायु के ऐसे विशाल पुंज को वायु राशि तथा धरातल के उस विस्तृत भाग को उसका उत्पत्ति क्षेत्र कहते हैं। वायु राशि की उत्पत्ति क्षेत्र के लिए दो विशेषताएं मुख्यतः रूप से उत्तरदायी होती हैं। प्रथम तो उत्पत्ति क्षेत्र का तल प्रायः एक समान हो तथा दूसरे धरातल पवन प्रवाह अत्यधिक मंद तथा प्रतिचक्रवातीय हो। विषम धरातल एवं ऐसा धरातल जहां जल एवं स्थल खंड साथ साथ पाए जाते हैं वायु राशियों के विकास के लिए अनुपयुक्त होता है। पुनः वैसे क्षेत्र जहां वायु का अभिसरण प्रबल रूप से पाया जाता है, वायुमंडल की निचली परतों में तापमान प्रवणता तीव्र हो जाती है, वहां पे वायु राशि का विकास नहीं हो पाता है। अब अगर वर्गीकरण के बारे में अगर चर्चा की जाए, जो कि मुख्यतः हम लोगों के सिलेबस में इसके वर्गीकरण के बारे में ही पढ़ना है, तो वायु राशियों के वर्गीकरण के लिए कई विद्वानों ने समय समय पर प्रयास किया, जिसमें मुख्यतः त्रिवर्था का नाम आता है। त्रिवर्था ने वायु राशियों के उत्पत्ति के आधार पर उन्हें दो स्थूल वर्गों में विभाजित किया। प्रथम ध्रुवीय वायु राशि, जिसे उन्होंने पी अक्षर से इंडिकेट किया, पी अर्थात पोलर। दूसरा उष्णकटिबंधीय वायु राशि, ट्रॉपिकल एयर मास, इसके लिए उन्होंने टी संकेताक्षर के रूप में प्रयोग किया। इसके अलावा त्रिवर्था के अलावे भी कई एक विद्वानों ने वायु राशि के वर्गीकरण पर काम किया है, परंतु हम अगर इसके वर्गीकरण पर देखें तो विभिन्न विद्वानों के द्वारा उनके वर्गीकरण को अगर समाहित करते हुए अगर वायु राशियों का वर्गीकरण करें तो वायु राशियों को मुख्यतः चार वर्गों में विभाजित किया जाता है: महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास, महासागरीय ध्रुवीय वायु राशि, मेराइन पोलर एयर मास, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास, और चौथा है महासागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि, मेराइन ट्रॉपिकल
एयर मास। अब इन संकेताक्षरों के अलावे अब इस वर्गीकरण में को हम लोग विस्तार से जानेंगे। पुनः ऊष्मागतिकी परिवर्तन के आधार पर बर्गरान ने वायु राशियों को निम्नलिखित वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसमें के वायु राशि जो कि धरातल से अपेक्षाकृत ठंडी होती है और डब्ल्यू वायु राशि जो धरातल की अपेक्षा गर्म होती है। इस प्रकार देखा जाए तो वायु राशियाँ अब इन 4 वायु राशियों के अलावे हर वायु राशियाँ में 4-4 उनके गुण पाए जाएंगे। जैसे कि महाद्वीपीय ध्रुवीय, तो उसमें हो जाएंगे महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि, और पुनः उसमें स्थिर और अस्थिर के आधार पर वर्गीकरण किया गया। तो विस्तार रूप से देखा जाए तो जो 4 मुख्य वायु राशियां हैं सब में 4-4 वर्गीकरण किया गया। तो उसमें महाद्वीपीय, जैसे कि महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि हुआ तो उसको हम विभाजित करेंगे फिर 2 भागों में। महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि ठंडी स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। उसी प्रकार सागरीय ध्रुवीय मेराइन पोलर एयर मास, उसको भी 4 भागों में विभाजित करेंगे। सागरीय ठंडी स्थिर वायु राशि, सागरीय ध्रुवीय अस्थिर वायु राशि, सागरीय ध्रुवीय गर्म वायु राशि, सागरीय ध्रुवीय गर्म अस्थिर वायु राशि। उसी प्रकार महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि को वर्गीकरण करेंगे। महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि, महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि। इसके अलावा सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि को भी 4 भागों में विभाजित करेंगे। इसी प्रकार से सागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी स्थिर वायु राशि, सागरीय उष्णकटिबंधीय ठंडी अस्थिर वायु राशि, सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म स्थिर वायु राशि, सागरीय उष्णकटिबंधीय गर्म अस्थिर वायु राशि। तो इन 16 भागों में हम लोग अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग चर्चा कर लेंगे। सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि के से। तो महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि जो है यह एक ठंडी शुष्क एवं स्थिर वायु राशि है। कनाडा के आंतरिक हिमच्छादित भाग 50 से 55 डिग्री अक्षांश के उत्तर अलास्का तथा हिमखंडित आर्कटिक सागर के विस्तृत भागों पर उत्पन्न होकर दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर यह अग्रसरित होती है। विस्तृत भूभाग की एकरूपता तथा मंद प्रतिचक्रवातीय वायु संचार इस वायु राशि की उत्पत्ति के लिए आदर्श संकल्पनाएं प्रस्तुत करते हैं। उसी प्रकार सागरीय ध्रुवीय वायु राशि के बारे में अगर चर्चा की जाए तो इस वायु राशि का यह वायु राशि उत्तरी प्रशांत महासागर के उत्तरी भाग में उत्पन्न होता है, जहां पर जाड़े में एलुसिनियन निम्न दाब का क्षेत्र हो जाता है। दक्षिण दिशा को छोड़कर चारों तरफ से यह क्षेत्र महाद्वीपीय ध्रुवीय वायु राशि क्षेत्र से घिरा है। इस भाग में सागरीय जल सतह उस पर स्थित पवनों की अपेक्षा गर्म होता है। परिणाम स्वरूप जब ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु इस क्षेत्र में आती है तो नीचे से गर्म होने के कारण अस्थिर हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम लोग चर्चा करें महाद्वीपीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि के बारे में, तो यह
यह वायु राशि का जन्म मैक्सिको की खाड़ी, कैरेबियन सागर तथा पश्चिमी अटलांटिक के उपोष्ण क्षेत्रों में होता है। यह वायु राशि रॉकी पर्वत के पूर्व उत्तरी अमेरिका के अधिकांश भाग को प्रभावित करता है। इसका स्रोत स्थल लगभग 70 से 80 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है तथा लगभग समान होता है। इसी प्रकार देखा जाए तो सागरीय उष्णकटिबंधीय वायु राशि प्रशांत महासागर के इलाकों में उत्पन्न होता है। इस वर्गीकरण के अलावा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग वायु राशि, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग इसका विस्तृत विवरण दिया जाता है, जिसमें कि एशिया की वायु राशि, उसके बाद यूरोप की वायु राशि, इसके बाद हम लोग उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में उत्पन्न वायु राशि तथा दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्रों में उत्पन्न वायु राशि के बारे में हम लोग जानेंगे। अब एशिया के क्षेत्रों में उत्पन्न वायु राशि को देखा जाए तो एशिया में मुख्यतः ध्रुवीय महाद्वीपीय वायु राशि पाई जाती है। यह अत्यधिक शीतल एवं शुष्क वायु राशियों की उत्पत्ति साइबेरिया तथा बाह्य मंगोलिया के विस्तृत ठंडे प्रदेशों में होता है। साइबेरिया में इनके निचले भाग का तापमान शीत ऋतु में -40 डिग्री तक चला जाता है। इन वायु राशियों में तापमान व्युत्क्रमणता अनिवार्य रूप से पाई जाती है। प्रशांत महासागर की ओर चलने पर पर्वतीय अवरोध के कारण इसमें वायुमंडल विक्षोभ उत्पन्न होता है, जिसमें तापमान व्युत्क्रमणता नष्ट हो जाती है। उत्पत्ति क्षेत्र से दूर इनके तापमान तथा आर्द्रता में वृद्धि होती रहती है। उसी प्रकार अगर यूरोप के वायु राशियों के बारे में देखा जाए तो यूरोपीय क्षेत्र की वायु राशियों की संपूर्ण विशेषताएं उनकी आकृति तथा भौगोलिक स्थिति का देन है। यह महाद्वीपीय उच्च अक्षांशों में उत्तर की ओर संकरा तथा दक्षिण की ओर अधिक चौड़ा है। आकृति में इसकी विशेषता के कारण इसे उच्च अक्षांशीय भागों में महासागरीय प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। इस महाद्वीप में पर्वतों का पूर्व से पश्चिम विस्तार इसकी अन्य विशेषता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वायु राशियां अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गुण धारण करती हैं और उनका क्षेत्र अलग अलग क्षेत्रों में उनका रूप बदलते जाता है। इस प्रकार अगर देखा जाए तो उस सागरीय वायु राशि का प्रभाव मुख्यतः सागरीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जबकि उष्णकटिबंधीय वायु राशि का क्षेत्र लगभग एशिया के क्षेत्रों में पाया जाता है। इस प्रकार देखे जाए तो वायु राशियों का वर्गीकरण जो है विभिन्न प्रकारों से विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने स्तर से किया है, जिसको कि हमने सबको समाहित करते हुए इसको स्पष्ट करने का प्रयास किए हैं। आशा करते हैं कि यह वर्गीकरण सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।